हाँ जी, गुड इवनिंग। आज संख्या कम कैसे? छुट्टी जल्दी मना गए। आपका तो यार नया नया बेच है, आपको तो नहीं मनानी चाहिए कम से कम। पुराने बेच वाले तो क्या बच्चों को लगता है मोक्ष प्राप्त हो रखी है, एक दिन पढ़ के भी कौन सा कलेक्टर लग जाएंगे। पर तुमने नई नई फीस जमा करवाई है, इतना तो रुपए का होना ही चाहिए तुम्हें। वो तुम्हें भी 15 दिन में मोक्ष प्राप्त हो गई। चल। हाँ क्या? हाँ नहीं, खूब सारे लोग नहीं आए ना, इसलिए कर रहा हूं। जो नहीं आए उनके लिए उनको प्राप्त हो गई। क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? अच्छा बताओ तो, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती किसको कहते हैं? और मारवाड़ का भूला बिसरा राजा? और हिंदू बादशाह, हिंदू सुल्तान, विजय कटकातु, दलथम्बन, राजगुरु और चकवे, अभिनव भट्टाचार्य, किस कहते हैं? कुंभाव। अच्छा, मारवाड़ का प्रताप, राठौड़ों का यूलाइसिस, हाइड्रोलिक रूलर, और राणा रासो, हिंदू पत, हसमत वाला राजा, सैनिकों का भग्नावशेष, प्रताप का अग्रगामी, राजपुताने का गेरिबाल्डी, प्रबल हिंदू कौन है? हाल गुरु, विषम घाटी पंचानन, चाप गुरु, वीर राजा। आज आपके दिमाग को जोर है थोड़ा ना, अलग है ये चीटिंग नहीं कर सकते सर, ऐसे पूछो, ऐसे 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 सीढ़ियां सीढ़ियां उतरो सर, है ना? ऐसे छलांगे नहीं लगा सकते आप। हाँ मैंने उस दिन बताया था, ठाठ बाट सानो शौकत वैभवशाली, लग्जरी खूब सारी थी, पैसे खूब सारे थे, इसलिए क्या हो गया? असमत वाला। हाँ हाँ पढ़ेंगे, पढ़ लेंगे, आगे आगे पढ़ेंगे, अपने सब कुछ पढ़ेंगे। मैं वो पेपर सोल्व कराऊंगा तब ढंग से, क्योंकि अभी मैं उन दो बंदों के नाम बता दूंगा, फिर आपको लगे सर ये कौन है, पेपर सोल्व करेंगे उस दिन मैं ढंग से समझा दूंगा। मुस्लिम इतिहासकार जो थे निजामुद्दीन, अबुल फजल, इन लोगों ने इस प्रकार कई बातें की थी, उस दिन अपने ढंग से पढ़ेंगे। अच्छा, और पर कई आप में से कहेंगे कब कराओगे पेपर सोल्व? झूठे आदमी, केवल सांत्वना दे के जाता है, पेपर सोल्व करवाता दिवाली से आते बाद में क्या करवाऊंगा मैं आपको? अच्छा और बताओ, देखे मेरे को कि अजीत सिंह को किसने मार दिया था? उसके बेटे भगत सिंह। भगत सिंह ने कौन से सम्मेलन में भाग लिया था? उरडा सम्मेलन। कब हुआ था उरडा सम्मेलन? उसका अध्यक्ष कौन था? जगत सिंह सेकंड के दीवान का नाम क्या था? देवकरण। कौन था? देवकरण ने कौन सी बुक लिखी? वाराणसी विलास। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह का दीवान कौन था? मोनोत नैन्सी। कौन था? नैन्सी की दो किताबों के नाम बताओ। मारवाड़ परगना विगत का एक और नाम बताओ। मारवाड़ का गजट। इसमें हमें क्या जानकारी मिलती? नैन्सी की मृत्यु कैसे हुई थी? जेल में क्या कर ली थी? सुसाइड। किसके साथ? सुंदरदास के साथ। नवीन की बुक का नाम बताओ। नरहरिदास की बुक का नाम बताओ। केशवदास गार्डन की बुक्स के नाम बताओ। गज गुण रूपक, अमर सिंगरा दुआ और विवेक वार्ता। बागा भारमलीरा दुआ किसने लिखी? हाला झालारी कुंडलिया। गज उद्धार गुणसार भाव विरही, अजीत सिंह। किसने लिखी? काशी छंगानी की बुक का नाम क्या है? छत्रपति रासो कौन से युद्ध की जानकारी देती है? मतेरी राड कब हुई थी? 1544 में। कौन सा युद्ध हुआ था? गिरी सुमेल किस किस के बीच में हुआ था? शेरशाह के साथ दो राजा कौन कौन आए थे? मालदेव के सेनापति कौन कौन? शेरशाह ने कब्जा करके जोधपुर किसको सौंप दिया था? किसको? खवास खान को सौंप दिया था। मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली किसे कहा जाता? किसको कहते हैं? सिवान। तो मालदेव ने कहां पर शरण ली थी? सिवान। चंद्रसेन कौन कौन सी पहाड़ियों में रुका था? पीपलुंद और कानू।
कौन सी पहाड़ियों में मृत्यु हुई थी उसकी? कौन से गांव में मृत्यु? सिंचियाई गांव में मृत्यु। कौन सा किला बेचना पड़ गया था? किसको बेचना पड़ गया? कौन से किले पे शाहबाज खान ने कब्जा कर लिया था? कब कब्जा किया था? शाहबाज खान ने मेवाड़ के कौन से किले पर आक्रमण किया था? कोमलगढ़ पे कितने आक्रमण किए, लेकिन उसे सफलता। रहीम जी की बेगमों को कहां से गिरफ्तार किया गया था? प्रेमल देवी ने कौन सी बावड़ी बनवाई थी? नौलखा बावड़ी कहां बनवाई थी? कहां पे? क्या कर रहा है रे से? अच्छा, और बताओ, देखे कि कच्छप घाट शैली में कौन सा मंदिर बना हुआ है? सोमनाथ का मंदिर कहां पर? डूंगरपुर। पंचायतन शैली में कौन सा मंदिर बना हुआ है? जगदीश। कौन सा मंदिर? वो कहां पे बना हुआ है? वो किसने बनवाया था? जगत सिंह फर्स्ट ने। दानवीरता के लिए फेमस कौन था? टिक्का दौड़ किसने करवाई थी? देबारी समझौता किस किस के बीच में हुआ था? अमर सिंह सेकंड, अजीत सिंह और सवाई। देबारी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? देबारी का युद्ध मेवाड़ मारवाड़ वर्सेज। मेवाड़ का राजा कौन था? राज सिंह। मारवाड़ का जीता कौन? फिर औरंगजेब के कौन से बेटे से विद्रोह करवाया गया? फिर अकबर दुर्गादास किसके पास गए? संभाजी कहां का राजा है? महाराष्ट्र। कहां का राजा है? महाराष्ट्र। अकबर के बेटे बेटी का नाम क्या था? बुलंद अख्तर और उनका पालन पोषण किसने किया? किसके कहने पे सौंपे गए? अजीत सिंह को किसके घर पे रखा गया था? जयदेव पुरोहित के घर पे। कौन से गांव में रखा गया? मारवाड़ के पन्ना धाय कौन है? कौन से गीत में नाम लिया जाता? 200 क्या है मारवाड़ का? गोरा की छतरी कहां पर है? दुर्गादास के साथ एक बंदे और कौन थे लाने में? मुकुंदास से खींची। दुर्गादास जब वहां मेवाड़ चले गए तो रामपुरा में क्या बनाया गया उनको? मारवाड़ क्या बनाया गया था? आके। दुर्गादास जी की छतरी कहां पर है? शिप्रा नदी के किनारे। कौन सी जगह पे? किसने अपनी बुक डेडिकेट की है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। कौन सी बुक डेडिकेट? उसका कौन सा पार्ट किया? चलो अगला रहा था, देखो। लिखो बेसिक। कौन है? अबे, मैं एक बोर्ड पे कुछ लिख रहा हूं, आप एग्जैक्टली वैसा वैसा उतार लीजिए, फिर अपने बात करते हैं। जोधपुर के पास में गांव है, उस गांव का नाम है खेजड़ली। कौन सा गांव है? लिखो खेजड़ली घटना, खेजड़ली इंसिडेंट, खेजड़ली घटना, खेजड़ली इंसिडेंट। उतारो एक बार ऐसा कैसा। उतार लिया?
खैजरली इंसिडेंट क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली पढ़िए, फिर मैं ये इसको समझते हैं। भाद्रपद शुक्ल दशमी विक्रमी संवत 1787, और ये क्या लिखा हुआ है 12 सितंबर 1700। ये तो समझाने की कोई आवश्यकता नहीं, एक घटना है खैजरली नाम की घटना जो 12 सितंबर 1730 को हुई। आई बात समझो? अब थोड़ा सा समझते हैं, जिनको नहीं पता वो थोड़ा ध्यान देना। अपने बेसिकली राजस्थान में दो प्रकार के कैलेंडर फॉलो किए जाते हैं। एक वह कैलेंडर जो आप और मैं फॉलो करते हैं, इस कैलेंडर को बोलते हैं ईसवी कैलेंडर। क्या बोलते हैं? क्योंकि ईसाइयों का कैलेंडर, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया ईसवी। तो इसमें जब भी कोई सन लिखेंगे उनके आगे लिखते हैं ईसवी। क्या लिखते हैं? इंग्लिश वाले लिख देते हैं एडी, एनोडोमिनी, और हम हिंदी वाले इसको क्या लिख देते हैं ईसवी। इस कैलेंडर से पुरानी बात है उसको हम लिखते हैं ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। कैलेंडर के बाद की बात है उनको अपन लिख देते हैं एडी, एनोडोमिनी या ईसवी लिख देते हैं इसको। पर एक कैलेंडर और है जो आपकी और मेरी मम्मी फॉलो करती है, उसको बोलते हैं विक्रमी कैलेंडर। क्या बोलते हैं? विक्रमी। अपने उज्जैन में एक राजा हुए थे, उन राजा का नाम था विक्रमादित्य परमार। क्या नाम था? राजा विक्रमादित्य परमार ने कैलेंडर शुरू किया, इसलिए कैलेंडर का नाम क्या हो गया विक्रमी कैलेंडर। जैसे अपने इधर बोलते हैं सन, उधर बोलते हैं संवत। क्या बोलते हैं? तो विक्रम का संवत, विक्रम वाला सन, विक्रम के कैलेंडर का सन है, इसलिए क्या बोलते थे विक्रमी संवत। ईसाइयों वाला कैलेंडर जब शुरू हुआ था उससे 57 साल पहले, 57 ईयर्स एगो, कितने साल पहले विक्रमी कैलेंडर शुरू हो गया। इसलिए विक्रमी कैलेंडर हमेशा ईसवी कैलेंडर से 57 साल आगे रहता है। कितने साल आगे रहता है? 57 ईयर्स आगे रहता है। जैसे मैं कहूं अभी अपना ईसवी वाला जो कैलेंडर उसमें चल रहा है 2023, 2023 चल रहा है। अब यदि मम्मी वाला कैलेंडर जो विक्रमी कैलेंडर उसमें सन देखना तो उसमें 57 ऐड कर दो, क्योंकि 57 साल पहले शुरू हो गया था। तो अभी मम्मी वाले कैलेंडर में चल रहा है 2080। क्या चल रहा है? 2080। जैसे आप है ना आगे पॉलिटी पढ़ोगे तब आप पढ़ोगे कि भारत का संविधान कब बना, तो आप पढ़ोगे 26 नवंबर 1949। क्या पढ़ोगे? 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 संविधान बना। पर उसी संविधान में आप लाइन पढ़ोगे मिति मार्गशीर शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006। ये विक्रमी संवत के अनुसार देखोगे तो 49 में 57 ऐड करने पड़ेंगे, तो 1949 में 57 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 2000। तो जब भी आपको विक्रमी कैलेंडर निकालना हो तो ईसवी वाले कैलेंडर में कितने साल जोड़ दें? कितने जोड़ दें? 57। जैसे अभी इधर 2023 है तो उधर क्या चल रहा है? 2080। मैं कहूं भारत आजाद हुआ था 1947। कब आजाद हुआ था? 1947। बताओ विक्रमी के अनुसार कब हुआ? 2004। कब आजाद हुआ? 2000। चलो मुझे बताओ आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनका जो बर्थ ईयर है वो 2002 है कोई आप में से जो 2002 में? तो बताओ विक्रमी कैलेंडर के अनुसार कब पैदा हुए? विक्रमी कैलेंडर के अनुसार कब पैदा हुए? 2059। ऐसे कितने लोग आप में से जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो 2000 से पुराना है, मतलब 2000 से पुराना है? जैसे आपका क्या है 99, तो 99 के अनुसार आप कब पैदा हुए होंगे विक्रमी कैलेंडर में? बताओ 2056। कब हुए? 56 के अंदर है ना। मान लो किसी का 2004 है आप में से, 2004 कितने लोगों का? तो आप कब हुए बताओ देखिए विक्रमी कैलेंडर? 2061। क्या है 2000 कब हुए? 61। अच्छा मान लो तुम्हारे में से कोई ऐसा बंदा है जो 2003 का है, तो वो बताओ कब हुआ होगा? कब हुआ है? 2003 में है तो उधर कितना आ जाएगा? 2060 आ जाएगा। कोई नहीं ऐसा 2003 वाला? होगा कोई 2003 वाला भी? खूब सारे हैं। अच्छा 2006 के कौन कौन है? कोई 2006 का? 2006 क्यों? 2007 का भी है कोई? कौन है 2007 का? 2008? 8 का तो नहीं है सर। तो तुम जो 2006 और 7 के हो, यदि तुम्हारे पापा मेरे दोस्त होते तो मैं तुम्हारे पापा की बारात में जाता। क्या थोड़े थोड़े टाबर आ गए बचपन बर्बाद करने के लिए? किसने कहा तुम्हें एडमिशन लेने के लिए? क्यों आए हो यहाँ पे? हा? गलत बात है भाई, ऐसे 2006-7 ऐसे नहीं आ सकते। आजकल मेरे साथ दिक्कत हो गई थी। पहले मैं जब नया नया पढ़ाने लगा था तब मेरी एज कम थी, मैं 23 साल का पढ़ाने लग गया। तो उस समय ज्यादातर कुछ लोग ऐसे होते क्लास के अंदर जो मेरे से बड़े होते। तो मैं यूं उनके सामने वैसी कोई बात करता कि मैं कहता कि यार मेरे को याद है मैं एक दिन कोई पढ़ा रहा था किसी क्लास में, और मैंने कहा कि 97 में कल्पना चावला अंतरिक्ष गई थी।
और जिस दिन गई थी ना उसी दिन मेरे को पता था। मैं 3rd क्लास में पढ़ता था और हमारे जो मैम थे, क्लास टीचर मैम थे, उन्होंने आगे बताया था कि कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई है। तो आगे एक स्टूडेंट खड़े हुए, उन्होंने कहा सर अच्छी बात है आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस हमें बताते हो, हमारे भी बातें याद होती है, पर प्लीज ये सन मत बताया करो कौन से सन की बात है। मैं क्यों? आप कह रहे हो आप 97 में 3rd क्लास में। हाँ मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। यार अच्छे लगते हो आप, बातें बताते हो, हमारे याद भी हो जाती है, इस बहाने याद हो गया भाई कल्पना चावला कब गई थी 97। पर प्लीज आप खुद पे एग्जांपल मत यूं ही कह दिया करो 97 में गई थी, खुद का बताना जरूरी है। तब मुझे लगता है यार अपने एकदम टाबर से छोटे से। आजकल मैं बच्चों को कहता हूं कि क्या तुम्हें पता है 2007 में वर्ल्ड कप हुआ था? और बच्चा कहता कब, कहा, कौन सा वर्ल्ड कप, इस बारे में जानता? मैं उनको तो अरे तुम्हें पता है लक्ष्मीपति बालाजी एक भारत का बॉलर था और ये शानदार बॉलिंग करता था। वो मेरे तरफ यूं देखता है। बालाजी में तो हनुमान जी को जानता हूं, हाथ जोड़ता हूं सर, इसके अलावा मैं किसी बालाजी को जानता? तो यार एकदम आपने हालात बदल दिए। क्या छोड़ 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 टाबर आने लग गए। तो विक्रमी कैलेंडर जो है वो ईसवी कैलेंडर से कितने साल आगे चलता है? 57 ईयर्स। कितने साल चलता है? दो। ये मैं बताऊं एक जगह बहुत अच्छा काम आएगा अपने गांव के अंदर, यहां पर अपने नहीं सुनते शहरों में, आप बच्चों ने कई जो गांव के होंगे वो सुना होगा। गांव में अक्सर दादाजी की उम्र के लोग कहते हैं कि हमारे टाइम में अकाल पड़ा था, छपनिया। कौन सा अकाल पड़ा था? अकाल पड़ा। गांव में दादाजी ने कहते हैं भाई रे आज दिन तक का सबसे भयंकर अकाल कोई पड़ा था, भयंकर फेमाइन पड़ा था। तो फेमाइन कौन सा था? छपनी। तो मेरे को याद है बचपन में जब मैं ये जानता भी नहीं था कैलेंडर क्या होता है, तब भी मैं छप्पन काल के बारे में जानता था। मतलब इवन इतना वो बुरा मानते हैं कि 56 का नाम सुबह सुबह लेना अच्छा नहीं माना जाता, कि घर में यदि कोई 56 बोल जाए घर वाले कूट दे कि यार 56 कैसे बोल सकता है तुम, 56 बहुत बुरा साल है, उसका तो नाम भी अपने लेना नहीं। मतलब ये कई होटल्स के अंदर जो गांव का कोई आदमी आगे होटल बनाता है, तो जब रूम बना रहा था तो रूम नंबर 55 फिर रूम नंबर 57, वो 56 नंबर का रूम नहीं बनाया उसने, कहा 56 नाम ही नहीं लेना आपने। किसी कोई सेठ है उसकी जो खाता बही है पेज नंबर 55 पेज नंबर 57, उसने 56 नंबर का पेज ही नहीं बनाया। 56 नंबर को 56 नंबर को थोड़ी बहुत जो इज्जत मिली है वो 2014 के बाद मिली है, जब से मोदी जी ने कहना शुरू किया कि मित्रों सीना कितने इंच का है। इससे पहले 56 को अपने कोई भी इज्जत यहाँ पे नहीं थी, तो 56 अपने बहुत बुरा माना जाए। धीरे धीरे समझ में आया कि यार छप्पनिया काल क्यों बोलते हैं, तो पता चला कि दादाजी वाले कैलेंडर में उस साल चल रहा था 1956। दादाजी वाले कैलेंडर में क्या चल रहा था? 1956। विक्रमी कैलेंडर उसमें क्या चल रहा था? 1956। ईस्वी नहीं, विक्रमी, विक्रमी में चल रहा था। कौन सा में चल रहा था? विक्रमी संवत 1956 में। उनके कैलेंडर में 1956 था, उस साल अकाल पड़ा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? छप्पनिया। फिर सवाल अगला ये कि फिर अपने वाले कैलेंडर के अनुसार क्या चल रहा था? तो जुड़ेंगे या घटेंगे? घटेंगे। तो कितने घटाएं? 57। तो इसमें 57 घटाएंगे तो 1800। अपने कैलेंडर के अनुसार तो क्या था? दादाजी वाले कैलेंडर के अनुसार, इसलिए वो अकाल को क्या बोलते हैं? 2010 के प्री में क्वेश्चन था, राजस्थान का भयंकर छप्पनिया अकाल ईस्वी सन के अनुसार कौन से साल में पड़ा था? 1800। तीनों बातें बताओ आपको। पहली बात तो ये बताओ अकाल पड़ा था, दूसरी बात ये बताओ 1956 वाले को छप्पनिया छप्पनिया काल को छप्पनिया क्यों बोलते हैं 1956। तीसरा ये बताओ कि ईस्वी में और विक्रमी में कितना गैप है, तो आप जवाब दे पाओगे, वरना जवाब है तो छप्पनिया काल अपने अनुसार कब पड़ा? आपके जन्म से ठीक 100 साल पहले, है ना। आप 1999 बता रहे, तो 1899 में बहुत भयंकर अकाल पड़ा, अपने अनुसार 1899, दादाजी के अनुसार 1956, इसलिए क्या हो गया? छप्पनिया। याद रहेगी बातें आप। अब देखो वापस इस पे आओ, अपने लिख रखा है विक्रमी संवत 1787। विक्रमी संवत 1787। 1787 का मतलब विक्रमी आगे रहता है, तो अब यदि ईस्वी निकालना हो तो 57 जोड़ेंगे या घटाएंगे? तो 87 में से 57 घटाओ, आगे बात समझो। अच्छा, अब दो प्रकार के कैलेंडर है, एक अपने वाला कैलेंडर, एक मम्मी का कैलेंडर। मम्मी का कैलेंडर विक्रमी, अपने वाला कैलेंडर ईस्वी। मम्मी अपने से कितने साल आगे है? 57 साल। अपने वाला कैलेंडर सूर्य पर है, किस पर है? मम्मी वाला कैलेंडर चांद पे है। मम्मी का कैलेंडर किस पे है? चांद। अपने वाला, इसलिए मम्मी सारे वर्त चांद को देख के खोलती है ना। कभी ऐसा थोड़ी हुआ कि मम्मी ने कहा ऊपर जाके देखा सूरज आ गया क्या, रोटी खानी है मेरे को, नहीं कहा ना मम्मी ने। मम्मी ने हमेशा क्या देख के व्रत खोले? क्योंकि मम्मी का कैलेंडर किस पर आधारित है? चांद 15 दिन दिखता है और 15 दिन नहीं दिखता। जब नहीं दिखता तब काला काला रहता है, तब उसको बोलते हैं कृष्ण।
क्या बोलते हैं? डार्क बोलते हैं। और जब दिखता है तो व्हाइट व्हाइट दिखता है, उसको बोलते हैं शुक्ल। ब्राइट कह दो या व्हाइट कह दो या लाइट कह दो, कुछ ही कह दो। क्या लिखा हुआ है? तो बताओ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मैं कहता हूं 15 दिन दिखता है और 15 दिन नहीं दिखता। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब दिखते हुए कितने दिन हो गए? साल। इस कैलेंडर कौन सा है? उसका सन कौन सा चल रहा है? उसका पक्ष कौन सा चल रहा है? शुक्ल का मतलब चांद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिखते हुए कितने दिन हो गए? जैसे इधर होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, उधर सावन, भादवा, आसो जैसे होते हैं। तो एक महीना चल रहा है, उस महीने का नाम क्या? क्या नाम है? सम्मत कौन सा? विक्रमी। कौन सा सन चल रहा है? 1787। महीना कौन सा? भाद्रपद। चांद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। दिखते हुए कितने दिन हो गए? इसलिए आप पूरा बोलो एक साथ, क्या होगा? भाद्रपद। भाद्रपद शुक्ल दशमी, विक्रमी संवत 1787। आगे सुन, भाद्रपद शुक्ल कितना चल रहा है? 10। भाद्रपद शुक्ल कौन सा है? 10। अच्छा बताओ, अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है, शुक्ल चल रहा है? आजकल चांद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना। मैं कहता हूं नहीं पता हो ना, वो भी थोड़ा देखना। भाई दीपावली दीप इसलिए जलाते हैं क्योंकि उस दिन अंधेरा होता है। तो दीपावली आने वाली है, इसका मतलब अभी क्या चल रहा है? अंधेरा। अंधेरा चल रहा है, चांद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दीपावली कब है? 12 को। 12 को दीपावली है, इसका मतलब 12 को अमावस्या है। 12 क्या है? पूरा चांद घन घोर अंधेरा होगा, इसलिए दीप जलाएंगे अपने, तभी तो दिखेंगे। लाइट में दीप जलाने का मतलब भी क्या होगा? इसका मतलब 12 को तो क्या है आपकी? दीपावली। तो अमावस्या। फिर 11 को इसका मतलब 14, है ना? 10 को तेरस, धनतेरस आ रही है, धनतेरस। 9 तारीख को कल आपकी क्या होगी? बारस। क्या हो जाएगी? बारस। तो आज क्या है? आज 11। आज क्या है? 11। आज 11, कल 12, परसों धनतेरस, उसके बाद 14, उसके बाद मावस, और मावस के दिन क्या होती है आपकी? दीपावली। उसके बाद शुक्ल आ जाएगा, फिर एकम, फिर दूज, भाई दूज। दूज के बाद तीज, आपको वापस आना है चौथ को क्लास। आज सर याद मत दिलाओ क्लास का, मुश्किल से हम भूले हैं इस बात को। हमें केवल इतना याद है, कल से हमारी, और 7 दिन बाद ही सोचेंगे क्लास नाम की कोई चीज होती है, तब तक हम ऐसा कुछ भी दिमाग में लाएंगे नहीं। तो अभी अपने कृष्ण पक्ष चल रहा है, कौन सा चल रहा है? तो मम्मी वाला कैलेंडर किस पर आधारित होता है? चांद। अपने वाला कैलेंडर किस पे? इसलिए मम्मी सारे व्रत किसको देख के खोलती है? इसलिए गांव में कहते हैं तिथि तारण बार बेपारे। तिथि तारे बार बेपारे। सुनना देखो वापस, सब सुनना दो। तिथि तारे वार बेपारे। वापस बोलो क्या लिखा? तिथि तारे बार बेपारे। क्या मतलब होता देखो? तिथियां तारों के अनुसार बदलती है। तिथियां किसके अनुसार बदलती है? चांद भी एक तारा है। जैसे चांद चेंज होगा, जैसे चांद आएगा, तिथि क्या हो जाएगी? चेंज। भाई मम्मी ने चौथ का व्रत रखा, तो चौथ में ही तो खाना नहीं खाना। पंचम लगते ही तो मम्मी खाना खाएगी। चौथ कब खत्म हो जाएगी? जब चांद आ जाएगा। चांद आ गया, इसका मतलब क्या लग गई? पांचम। इसलिए मम्मी चांद को देखती है, अपना व्रत खोल। मम्मी कहती है भाई मैंने चौथ का व्रत किया था, अब चांद आ गया, इसका मतलब चौथ क्या हो गई? समाप्त। अब क्या शुरू होती है? पांचम। इसलिए मैं खाना खा लेती हूँ। तो तिथि तारे, तिथियां किसके अनुसार बदलती है? किसके अनुसार बदलती है? बार बेपारे। क्या लिखा है? ये वास्तव में पारे नहीं है, ये वास्तव में शब्द है बेपहरे। क्या है? बेपहर। और सुनना देखो, पहर समय की एक इकाई है, यूनिट है, टाइम की यूनिट है। 3 घंटे का एक पहर होता है। 3 घंटे का, 3 घंटे का क्या होता है? 3 घंटे, एक पहर, 2 पहर, 3 पहर, 4 पहर, 5 पहर, ऐसे 24 घंटों में होते हैं 8 पहर। भाई 3 घंटे का एक पहर तो 24 घंटों में कितने हो गए? 8। इसलिए गांव में आज दिन तक ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि मान लो आप मेरे पास अभी आए, जस्ट अभी आए, है ना, और आपने कहा कि सर मेरे को 10,000 रुपए की आवश्यकता थी, जो मैं आप में मांगता हूं मुझे वापस दो। मैंने कहा अभी तो नहीं है। आपने कहा सर कई दिन हो गए दिए हुए, अब देने ही पड़ेंगे सर, मेरे को जरूरत है। तो कब आऊं सर? अब एग्जैक्टली टाइम बता दीजिए, कल उसी टाइम आ जाऊंगा। तो मैं गांव में अक्सर बोलते हैं 8 पोर पछाई, 8 पहर बाद आना, मतलब 24 घंटे बाद। कल इस टाइम आना, मैं दे दूंगा। तो कल इस टाइम नहीं बोलते, आज कहते 8 पोर पछाई, 8 पहर के बाद आना। तो पहर समझ गए? बे का मतलब होता है 2। बताया था अभी दिन शायद पहले। बे का मतलब क्या होता है ना? अपने राजस्थानी में, गुजराती में इधर एक के बाद 2 नहीं बोलते थे, एक के बाद बे।
एक बे दो, एक बे तीन चार पांच छह ऐसे होता है, और बे ही होता है। मैंने पहले भी कभी बताया, आप नोटिस कीजिए। अपने बोलते हैं एक के बाद बोलते हैं दो, यही बोलते हैं। फिर 11 के बाद बोलते हैं 12, 22, 32, 42, 52, 62, सब जगह बे 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 बोल रहे हैं। तो फिर एक के बाद दो क्यों, एक के बाद बे? अब बे 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, ये होना चाहिए। यदि आप एक के बाद दो बोलते हो, फिर बोलो दोरा, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, पर आप नहीं बोल रहे। आप एक के बाद तो बोलते हो दो, और 11 के बाद बोलते हो 12। नहीं, एक के बाद यदि आप दो बोलते हो तो 11 के बाद बोलो दोरा, और एक के बाद 11 के बाद यदि 12 बोलते हो तो एक के बाद बोलो बे। तो बे का मतलब क्या है? बे का मतलब क्या है? दो। पारे मतलब पहरे, पारे मतलब पहरे। तो अब देखो 3 घंटे का, तो 6 घंटे का। सुबह 6 बजे दिन होगा, तो 6 बजे से 9 बजे तक क्या हो गया? एक पहर। 9 बजे से 12 बजे तक कितने हो गए? इसलिए 12 बजे आप कहते दोपहर हो गई, दोपहर हो गई। तो दोपहर नहीं होती है, दो पहर बीत जाते हैं। कितने पहर बीत जाते हैं? दोपहर के बाद वार चेंज हो जाता है। दोपहर के बाद क्या हो जाता है? अभी आज कौन सा वार है? गुरुवार। कौन सा वार है? बुधवार है। बस तो 12 बजे तक ही था बुधवार। 12 बजे के बाद क्या हो गया? क्या हो गया? गुरु। और देखो ये तो मैं एक बताऊं, गांव में किसी की डेथ हो जाती है तो अपने वहां पे शोक प्रकट करने के लिए जाते हैं, डेथ होगी वहां बैठने के लिए जाते हैं, अगलों को सांत्वना देने के लिए जाते हैं अपने। तो गांव में कुछ वार ऐसे होते हैं जब नहीं जाते, जब शनिवार को नहीं जाना, अलग अलग, कई होंगे मंगलवार को नहीं जाते, कई होंगे शनिवार को नहीं जाते, कई होंगे संडे को नहीं जाते, अलग अलग इलाकों में अलग अलग है। तो मतलब शनिवार का बेसिकली ज्यादातर टाल देते हैं, भाई शनिवार के दिन नहीं जाते। तो आप है कि आप 4 जने बैठे हैं और अचानक एक ने किसी ने कहा कि यार वो फलान जी है ना, और वो एक्सपायर हो गया यार, और उनके परिवार को अपने मिल के आना चाहिए यार। तो अगला कहता लो लो चलो चलो, तो अभी चलते हैं, अभी टाइम पड़ा है। इतने में आपके तीसरे दोस्त ने कहा कि नहीं यार अभी तो, आज तो शनिवार है, शनिवार को नहीं चलना चाहिए। इतने में चौथा दोस्त आप कहता अरे नहीं 5 बज गई, अब कौन सा शनिवार, तो रविवार है। तिथि तारे बार बेपार है। तिथियां तारों के बाद बदल जाती है, वार दोपहर के बाद। तो आज अभी क्या वार है? क्या वार है? 12 बजे तक ही क्या था? बुधवार था। तो ये लड़कों के काम आ सकता है। आपका कोई दोस्त कई बार कहता है कि नहीं आज मंगलवार है, नहीं प्लीज, अरे नहीं, अरे नहीं नहीं मेरा नहीं, मेरा नहीं नहीं, आज मंगलवार के दिन, अरे नहीं हाथ ही नहीं लगाता। तब आप उसको कह सकते हो कि तिथि तारे, संडे है चिल कर अपने। शनिवार 12 बजे तक था, अब मंगलवार 12 बजे तक था, अब अपने मंगलवार। तो तिथियां किसके अनुसार बदलती है? तारों। वार किसके अनुसार बदलता है? दोपहर। किसके अनुसार बदलता है? दोपहर। अब वापस उस पे आ जाते हैं अपने। थैंक यू। ये कह रहा है थैंक यू सर, मजा आ गया इसको। बात तो ऐसे कर रहा है जैसे धाप के दारूड़ी है। कि सुबह शाम खोली हुई रखता होगा बोतल। तो एक घटना है, उस गांव का नाम है खेजरली। क्या नाम है? अभय सिंह राजा है जोधपुर के, उनके एक मंत्री है, उन मंत्री का नाम है गिरधारी दास। क्या नाम है? मेहरानगढ़ का किला है जोधपुर में, किले के अंदर मकान बनाने हैं। मकान बनाने के लिए चूने की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? अब तो सीमेंट आ गई, पहले सीमेंट नहीं चूना काम आता, लाइम, लाइम जिसको बोलते हैं, लाइम यूज में लिया जाता। चूना लकड़ियों को जला के बनाते थे। इसलिए मंत्री ने अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि जाओ आसपास से सूखी लकड़ियां लेके आओ। कैसी लकड़ियां? तो सूखी हुई लकड़ियां वो लेके आओ। पर सूखी लकड़ियां ढूंढने में टाइम लगे भाई, ढूंढनी पड़े। सैनिकों को लगा यार कौन ढूंढता घूमेगा, गिल्ली काट लेते हैं, सुखा लेंगे, थोड़े दिन पड़ी रहेगी अपने आप सूख जाएगी। और पास में गांव था, उस गांव का नाम क्या था? यहाँ पे खेजड़ी के खूब सारे पेड़ थे, और सैनिक गैर सैनिकों ने जाके वो पेड़ काटने शुरू कर दिए। तो इस गांव में एक महिला थे, उन महिला का नाम था अमृता देवी बिश्नोई। क्या नाम था? क्या नाम महिला का बताओ देखे? अमृता देवी बिश्नोई। ये आए, इन्होंने आके कहा कि भाई रे ये क्या कर रहे हो? एक तो पश्चिमी राजस्थान में वैसे ही पेड़ पौधे कम है, इसलिए बरसात कम होती, और जो है वो भी यदि अपने काट लेंगे तो फिर तो बारिश और कम हो जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, मर जाएंगे इस गर्मी के अंदर सारे, इसलिए प्लीज ये पेड़ पौधे मत काटो। पर वो राजा के सैनिक थे, उनमें घमंड अलग प्रकार का था, और अपने भारत में हर आदमी को ये घमंड होता ही है। मैं हमेशा हंसता हूं कि यदि अपने को पुलिस वाले भैया पकड़ लेते हैं बिना हेलमेट के, तो भी अपने बाइक से उतर दे कहते तुम जानते नहीं हो मैं किसका आदमी हूं, है ना।
मुझे लगता है पुलिस वाले भैया कह देना चाहिए कि आदमी लुगाई का होता है, तेरी लुगाई का नाम बता। तो किसका आदमी है बता दे 2 मिनट के अंदर हमें। पर अपने सब में ये एटीट्यूड है भाई, किसी में कम और किसी में ज्यादा। वो तो राजा के सैनिक और थे, उन्होंने कहा तुम जानते नहीं हो हम किसके आदमी। अमृता देवी जी ने कहा भाई तुम किसी के हो सकते हो, लेकिन मैं पेड़ काटने क्या कर लेगी तू? कर तो क्या सकती हूँ, तुम्हारे पास हथियार है, मैं निहत्ती हूं, पर मेरी आंखों के आगे पेड़ नहीं कटेगा। तुम मुझे मार दो और भले ये पेड़ काट लो। और सैनिकों ने उनको सचमुच में मार दिया। देखते ही देखते पूरा गांव इकट्ठा हो गया उन पेड़ पौधों को बचाने के लिए। 363 लोग शहीद हुए। कितने लोग शहीद हुए? दुनिया के इतिहास में ना भूतो ना भविष्य थी, ना कहीं घटित हुआ होगा, ना कहीं घटित होगा कि पेड़ पौधों को बचाने के लिए कितने लोग शहीद हो गए थे। किसके नेतृत्व में? कौन से गांव में? कब? भाद्रपद शुक्ल दशमी विक्रमी संवत 1700। और आज के कैलेंडर में देखें तो 12 सितंबर 1723। ये खेजड़ली गांव कहां पड़ता है? जोधपुर। जोधपुर के कौन से राजा के टाइम की घटना है? कौन से राजा के टाइम की? इसलिए आज भी भाद्रपद शुक्ल दशमी को हम खेजड़ली में वृक्ष मेला मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पेड़ों का मेला दुनिया में कहीं लगता है तो वो कहां लगता है? अपने खेजड़ली। सरकार ने इस बात को इंपॉर्टेंस दी। सरकार आज भी एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए जो अवार्ड देती है, उस अवार्ड का नाम क्या है ना? तो कभी को पूछे कि अमृता देवी बिश्नोई नामक पुरस्कार किस काम के लिए दिया जाता है? एनवायरमेंट कंजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण के लिए, पेड़ पौधों को बचाने के लिए जो दिया जाता है वो कौन सा है? कितने लोग शहीद हुए थे? बहुत बड़ी बात है ना, 363 लोग। लिखो, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ अमृता देवी बिश्नोई, 363 लोग पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो गए थे। 363 पीपल वर मार्टियर्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज। 363 लोग पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो गए थे। 363 पीपल वर मार्टियर्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज। 363 लोग पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो गए थे। 363 पीपल वर मार्टियर्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज। 363 लोग पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो गए। लाइन चेंज करके लिखो। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड इज गिवन। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड इज गिवन। लाइन चेंज करके लिखो। खेजड़ली में वृक्ष मेले का आयोजन किया जाता है। ट्री फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड एट खेजड़ली। खेजड़ली में वृक्ष मेले का आयोजन किया जाता है। ट्री फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड एट खेजड़ली। खेजड़ली में वृक्ष मेले का आयोजन किया जाता है। ट्री फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड एट खेजड़ली। कहां पर वृक्ष मेले का आयोजन किया जाता है? तो याद रह जाएगी खेजड़ली घटना क्या थी, कब हुई, कौन से राजा के टाइम हुई, कितने लोग शहीद हुए, सब बातें याद रहेगी। चलो अब लिखो दरबारी विद्वान, कोर्ट स्कॉलर्स।
हाँ, बुक्स का। करनिदान जी की बुक का नाम क्या है? सूरज प्रकाश। उसी का एक नाम और है बिड़द श्रृंगार। क्या नाम है? बिड़द श्रृंगार। और वीर भाण की बुक का नाम क्या है? राजरूपक। क्या नाम है? राज। इन दोनों किताबों में क्या जानकारी मिलती है? सुनना, देखो, उतार ली नाम, दोबारा बता दो मेरे को एक बार। करनिदान जी की बुक का नाम क्या है? सूरज प्रकाश। इसी का एक और नाम बिड़द श्रृंगार। और वीर भाण जी की किताब वीर। इन दोनों किताबों से हमें अहमदाबाद युद्ध की जानकारी मिलती है। कौन से युद्ध की? क्या था? देखो, अहमदाबाद युद्ध क्या था। अपने औरंगजेब के मरने के बाद दिल्ली में जो भी मुगल बादशाह बने थे, बड़े बेलखने मुगल बादशाह थे। इन बेलखनों में एक और ज्यादा बेलखना बना, उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। क्या नाम था? न केवल नाम रंगीला है, बल्कि आदमी भी क्या था? नागा दरबार में आता था भाई साहब, नागा एकदम पूरा जिंदाबाद। मतलब लोगों ने मजाक उड़ानी शुरू कर दी थी कि यार बादशाह जो नंगा रहता है और नंगा दरबार में आ जाता है। तो उसकी जब मजाक उड़ी तो इसको इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी पेंटिंग बनवाई नंगे की, एकदम नंगे की पेंटिंग बनाई और दिल्ली हर घर में लगवा दी। मतलब तुम कहते हो कि मैं नंगा रहता हूँ, हर घर में लगानी जरूरी है। यदि किसी घर में नहीं मिली सजा मिलेगी, देख लेना। तो पहला वो न्यूड फोटोशूट रणवीर सिंह ने नहीं करवाया भाई साहब। वो कौन करवा गया था? अपना मोहम्मद शाह रंगीला कई साल पहले ही करवा गया था। इस अब जब राजा इतना बेलखना हो जाएगा तो कौन टैक्स देगा भाई? सामंत राजा के अंडर होते हैं, पर सामंत उसी राजा को टैक्स देंगे जब राजा शक्तिशाली है। भाई मंत्री तभी अंडर में रहेंगे जब मुख्यमंत्री शक्तिशाली है। मुख्यमंत्री कमजोर है तो मंत्री उसकी बातें कभी भी मानेंगे नहीं। वही सामंत राजा के टाइम में होती। तो इसके टाइम में गुजरात का एक सूबेदार था, गुजरात का एक गवर्नर था, उस गवर्नर का नाम था सर बुलंद खान। क्या नाम था? मेरा बताया हुआ है कि नॉर्थ इंडिया में दो जगह बहुत पैसे वाली हुआ करती, कौन कौन सी? मालवा और गुजरात। और गुजरात में मुगलों की तरफ से जो गवर्नर है, जो टैक्स लेता है, वो कौन है? सरबुलंद। और टैक्स लेके वो बादशाह के पास भेजता है। बादशाह कौन है? अब उसको पता चला बादशाह तो खुद ही बेलखन है, ऐसे बादशाह को क्या टैक्स देना, और उसने बादशाह के पास टैक्स भेजना क्या कर दिया? बंद। पर मोहम्मद शाह को लगा आज गुजरात वालों ने मना किया तो कल देखा देखी मालवा मना करेगा, परसों पंजाब करेगा, अगले दिन हरियाणा करेगा, अगले दिन बंगाल करेगा। तो उसने बाद में अपने सेनापति बुलाए और सेनापति बुला का आक्रमण करो गुजरात पे और किसे टैक्स लेके आओ। लेकिन सारे सेनापतियों ने कहा नहीं साहब, सर बुलंद खान के खिलाफ वही जा सकता है इसके सिर दो हो। एक सिर तो काट ले, इतना शक्तिशाली आदमी, किसी के दो सिर हो तो भले ही चला जाए। कहने का मतलब था कोई भी उसे जीते नहीं सर। तो उसने कहा, अरे यूं सारी दुनिया फिर खाली होगी क्या? अच्छे लोगों से कोई नहीं जीत सकता क्या? तो किसी मंत्री ने कहा, जोधपुर वाला राजा अभय सिंह यदि बात मान ले तो हरा सकता है। तो उसने अभय सिंह को बुलाया। अभय सिंह बुला कर, भाई इज्जत रख यार थोड़ी। अभय सिंह का, इज्जत तो तेरे क्या है, नागा तो रहता है। नागे आदमी की क्या इज्जत हो, पर फिर भी ले बता क्या काम है। तो उसने कहा, गुजरात वाला सर बुलंद खान मेरे को टैक्स नहीं दे रहा। तो अभय सिंह मोहम्मद शाह रंगीला की तरफ से सर बुलंद खान पर अटैक करता है, उसको हराता है, उससे क्या लेके आता है? टैक्स। तो सर बुलंद खान के अभय सिंह के बीच में युद्ध कहां पर होता है? अहमदाबाद। कौन जीतता है इसमें? अभय सिंह। याद रहेगी बात, लिख लो। इन पुस्तकों से, दोनों किताबों से ना, इन पुस्तकों से दीज बुक्स, इन पुस्तकों से दीज बुक्स अहमदाबाद युद्ध की जानकारी मिलती है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट बैटल ऑफ अहमदाबाद। अहमदाबाद युद्ध की जानकारी मिलती है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट बैटल ऑफ अहमदाबाद। अहमदाबाद युद्ध की जानकारी मिलती है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट बैटल ऑफ अहमदाबाद। लाइन चेंज कर लिखो, इस युद्ध में, इन दिस बैटल, इस युद्ध में, इन दिस बैटल, अभय सिंह ने गुजरात के गवर्नर सर बुलंद खान को हराया था। अभय सिंह डिफीटेड गुजरात गवर्नर सर बुलंद खान। अभय सिंह ने गुजरात के गवर्नर सर बुलंद खान को हराया था। अभय सिंह डिफीटेड गुजरात गवर्नर सर बुलंद खान। अभय सिंह ने गुजरात के गवर्नर सर बुलंद खान को हराया था। अभय सिंह डिफीटेड गुजरात गवर्नर सर बुलंद खान। ठीक है, एक राइट और लिखो। खेतसी सांधु, और खेतसी सांधु की बुक का नाम था भाषा भारत। क्या नाम था? भाषा भारत। किसकी बुक है भाषा भारत? खेतसी सांधु। देखो,
अपने राजस्थानी लिखने के दो तरीके थे, लिखने मेरे एक एक वर्ड पे ध्यान देना। राजस्थानी लिखने के दो तरीके थे, उसकी दो स्टाइल थी। उसमें पोइट्री लिखने की, उसमें कुछ भी राइटिंग करने की दो स्टाइल है। जो वेस्टर्न राजस्थान में जो स्टाइल थी उसको बोलते हैं डिंगल। क्या बोलते हैं? वेस्टर्न राजस्थान में जो राजस्थानी लिखी जाती उसको जो लिखने का तरीका था वो कौन सा था? डिंगल। ईस्टर्न राजस्थान में जो होती उसको बोलते हैं पिंगल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पिंगल। ये जो भाषा भारत है ना, ये एक बुक का नाम आपने सुना होगा, महाभारत। महाभारत सुना है? उस महाभारत का डिंगल में अनुवाद है। किस में अनुवाद है? महाभारत का डिंगल में जो अनुवाद है उसका नाम क्या है? भाषा भारत। किसने किया? डिंगल क्या है? पश्चिमी राजस्थानी को लिखने का तरीका। कुल मिला के है तो राजस्थानी अनुवाद, पर राजस्थानी में भी लिखने का तरीका कौन सा? उनका डिंगल। यदि वो पूर्वी राजस्थानी में लिखता तो कौन सा हो जाता? आगे बात सुन। कोई पूछे महाभारत का डिंगल अनुवाद कौन सी पुस्तक है? भाषा भारत। किसके द्वारा किया गया? किसके दरबार में? देख लो कोष्टक में, महाभारत का डिंगल अनुवाद, डिंगल ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत। महाभारत का डिंगल अनुवाद, डिंगल ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत। महाभारत का डिंगल अनुवाद, डिंगल ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत। अगला राजा लिखो। मानसिंह। मानसिंह कब से कब तक है? 1803 से 1873। गिंगोली का युद्ध कब हुआ? 1807। याद है आपको? तो गिंगोली का युद्ध मारवाड़ के कौन से राजा ने लड़ा है? मानसिंह। अच्छा, मानसिंह ने क्यों लड़ा गिंगोली का युद्ध? कृष्णा कुमारी। किसके लिए? कृष्णा। क्योंकि कृष्णा कुमारी की सगाई पहले किससे हुई थी? भीम सिंह। इसका क्या लगता था? पढ़ा हुआ अपना। भीम सिंह और मान सिंह के बीच में राजा बनने की लड़ाई हुई, उसमें राजा कौन बन गया? भीम सिंह। और मान सिंह को भगा दिया जालोर। मान सिंह कहां भगा दिया? तो मान सिंह भाग के जालोर के किले में शरण लेता है। किससे लड़ाई हुई मान सिंह की? अपने भाई भीम सिंह से। तो मान सिंह को भाग के कहां जाना पड़ा? जालोर। अब मान सिंह जालोर के किले में बैठा हुआ है अपने थोड़े बहुत सैनिकों के साथ, हालत खराब है वहां पर। भीम सिंह बीच बीच में अटैक करे और अटैक करके 2 4 5 7 आदमी और भी मार दे इसके। ये बेचारा जालोर में दुबक के बैठा हुआ है एकदम। एक दिन इसके कुछ सैनिक जालोर के किले के नीचे पानी लेने के लिए गए। नीचे एक बाबा जी बैठे थे, उन बाबा जी का नाम था देवनाथ। क्या नाम था? देवनाथ नाम करके एक बाबा जी बैठे हुए। देवनाथ ने उन सैनिकों को देख के कहा, कौन हो रहे तुम? अब तक पहले कभी नहीं दिखे। बाबा जी प्रणाम आपको, हम जोधपुर के मान सिंह के सैनिक हैं और मान सिंह यहाँ पर अपने भाई भीम सिंह से हार के आके शरण लेके बैठा है। हालत खराब है, आज तो पानी भी खत्म हो गया हमारा ऊपर, इसलिए नीचे पानी लेने के लिए। बाबा जी ने कहा मुझे बुलाओ पड़े। बाबा जी ने पानी पिया, पानी पी के कहा क्या 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 नाम लिया? किसके बंदे हो तुम? मान सिंह के। जाकर कहना तुम्हारे मान सिंह से कि कल वो जोधपुर का राजा बन जाएगा। वो भागे भागे और उन्होंने आके कहा कि नीचे एक बाबा बैठा है और बाबा कह रहा है कि आप कल जोधपुर के। मान सिंह ने लंबी सांस लेके कहा कि कल जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे? कहीं आज रात को भीम सिंह मार गया तो? लेकिन चमत्कार को नमस्कार है, उस रात को जोधपुर में भीम सिंह मर गया। भीम सिंह के मंत्री चला के जालोर गए और मान सिंह कहा कि मान सिंह जी पधारो जोधपुर और जोधपुर में चल के क्या बनो? राजा। मान सिंह ने कहा मैं पक्का? अरे कि सर हाँ आपको चलना है। और मान सिंह ने अपने सैनिकों का बाबे को बुला के लाओ। देवनाथ को लेके देवनाथ का बाबा जी आपको क्या पता था कि मैं कल जोधपुर का राजा बन जाऊंगा? बाबा जी ने कहा हम भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं बालक। जो घटित हो चुका है, जो घटित हो रहा है तथा घटित हमसे कुछ भी छुपा हुआ हम त्रिकालदर्शी है। और मान सिंह ने दंडवत प्रणाम किया कि बाबा जी आप मेरे साथ जोधपुर चलो। देवनाथ ने कहा ना 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 ना, ये कोई तरीका थोड़ी होता है, मेरे चले चपाटे यहीं पे रहते हैं कि सर सबको साथ में लेके चलो। इसलिए जितने नाथ बाबा थे उनको देवनाथ जी कहां पे लेके आ गए? जोधपुर। मान सिंह ने इन नाथों के लिए, ये जो नाथ संप्रदाय था, ये जो नाथ सेक्ट था, इनके लिए जोधपुर में एक मंदिर बनवाया था, महामंदिर। कौन सा बनवाया? कौन सा मंदिर बनाया? महामंदिर। कौन से संप्रदाय के लिए? नाथ संप्रदाय। फिर जब देवनाथ जी मर गए तो ये नाथ आपस में लड़ लिए। आदों ने कहा महामंदिर हमारा है, आदों ने कहा महामंदिर हमारा है। देवनाथ जी का बेटा और देवनाथ जी का भाई आपस में लड़ लिए। तो मानसिंह जी ने एक मंदिर और बनवा के दिया इनको, उदय मंदिर। कौन सा मंदिर? तो जोधपुर में नाथ संप्रदाय के 2 मंदिर है। कौन कौन से बताओ? एक तो महामंदिर और दूसरा कौन सा है? कौन से संप्रदाय के? किसने बनवाया? किसने बनवाया? मानस। इन नाथों पर एक बुक लिखी पूरी, नाथ चरित्र।
कौन सी बुक लिखी? नाथ चरित्र नाम की बुक लिखी। किसने लिखी? हाँ, और सारे दिन नाथों के साथ ही बैठे रहते, इसलिए नाम ही पड़ गया सन्यासी राजा। क्या नाम पड़ गया? कि राजा क्या बन गया है? सन्यासी। बाबाओं के साथ बैठा रहता है, इसलिए नाम ही क्या पड़ गया? सन्यासी। तो मानसिंह कहां पर था तब? किसने भविष्यवाणी की? कौन से संप्रदाय के थे? उनके लिए कौन से मंदिर बने? कौन सी बुक लिखी गई? क्या कहा जाता है? लिखवा दूं? लिखो लिखो। जब मानसिंह जालोर में था, व्हेन मानसिंह वाज इन जालोर, जब मानसिंह जालोर में था, व्हेन मानसिंह वाज इन जालोर, तब देवनाथ ने उसके राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। देन देवनाथ फोरकास्टेड हिम बिकमिंग किंग। तब देवनाथ ने उसके राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। देन देवनाथ फोरकास्टेड हिम बिकमिंग किंग। तब देवनाथ ने उसके राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। देन देवनाथ फोरकास्टेड हिम बिकमिंग किंग। देवनाथ ने उसके राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। लाइन चेंज करके लिखो। नाथ संप्रदाय के लिए, फॉर नाथ सेक्ट, नाथ संप्रदाय के लिए, फॉर नाथ सेक्ट, जोधपुर में महामंदिर तथा उदय मंदिर का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट महामंदिर एंड उदय मंदिर एट जोधपुर। जोधपुर में महामंदिर तथा उदय मंदिर का निर्माण करवाया था। He built महामंदिर एंड उदय मंदिर एट जोधपुर। जोधपुर में महामंदिर तथा उदय मंदिर का निर्माण करवाया था। He built महामंदिर एंड उदय मंदिर एट जोधपुर। लाइन चेंज करके लिखो। इसने नाथ चरित्र नामक पुस्तक लिखी थी। He wrote a book named नाथ चरित्र। नाथ चरित्र नामक पुस्तक लिखी थी। He wrote a book named नाथ चरित्र। कौन सी बुक लिखी थी? नाथ चरित्र नामक पुस्तक लिखी थी। इसे मारवाड़ का सन्यासी राजा कहा जाता है। ही इज नोन एज सेंट किंग ऑफ मारवाड़। इसे मारवाड़ का सन्यासी राजा कहा जाता है। ही इज नोन एज सेंट किंग ऑफ मारवाड़। इसे मारवाड़ का सन्यासी राजा कहा जाता है। ही इज नोन एज सेंट किंग ऑफ मारवाड़। पढ़ा लिखा आदमी था, तो जोधपुर में एक लाइब्रेरी बनवाई थी। उस लाइब्रेरी का नाम था मान पुस्तक प्रकाश। क्या नाम था? लिखो। जोधपुर में मान पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय की स्थापना की। He set up a library named मान पुस्तक प्रकाश at जोधपुर। जोधपुर में मान पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय की स्थापना की। He set up a library named मान पुस्तक प्रकाश at जोधपुर। जोधपुर में मान पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय की स्थापना की। He set up a library named मान पुस्तक प्रकाश at जोधपुर। जोधपुर में मान पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय की स्थापना की। इसकी एक रानी थी, उस रानी का नाम था प्रताप कंवर। प्रताप कंवरी। क्या नाम था? कंवर कंवरी एक ही बात होता है, अलग अलग अपने लिख लेते हैं। इसने जोधपुर में एक मंदिर बनवाया था, तीज माता का मंदिर। कौन सा मंदिर बनाया? वैसे तीज का मतलब होता है माँ पार्वती। तीज का मतलब क्या होता है? माँ पार्वती। तो लिख लो। इसकी रानी प्रताप कंवरी ने, हिज क्वीन प्रताप कंवरी, इसकी रानी प्रताप कंवरी ने जोधपुर में तीज माता का मंदिर बनवाया था। बिल्ट तीज माता टेम्पल एट जोधपुर। जोधपुर में तीज माता का मंदिर बनवाया था। बिल्ट तीज माता टेम्पल एट जोधपुर। जोधपुर में तीज माता का मंदिर बनवाया था। बिल्ट तीज माता टेम्पल एट जोधपुर। लिखो 1818 ईस्वी में, इन 1880, 1818 ईस्वी में, इन 1880 यात्री अपने जोखिम पर यात्रा करें। लिखो, खुद लिखो जो लिखना हो, मैं नहीं बता रहा क्या लिखना है। मैं तो भूल गया, जो आता है वो लिख लो, नहीं आता फूटे तुम्हारे। बस तो लिखो।
क्या किया 1818 में उसने? है मान सिंह ने कौन सा कोर्ट का आस्था बनवा लिया, कोई बात, पर वो काम का नहीं है अपने, नहीं काम का पर, काम का नहीं है। लिखो क्या लिखा, हाँ। वो अलग चीज है, हमारे भाइयों भाइयों की लड़ाई है, लेकिन इज्जत नाम की भी चीज है भाई साहब। घर में लड़ेंगे तब हम अलग अलग है, बाहर वाला कोई भी हमारा फायदा उठाना। भाई ये कह रहे हैं कि जब मान सिंह भीम सिंह में लड़ाई थी, फिर भीम सिंह ने कृष्णा कुमारी के चक्कर में मेवाड़ क्यों आक्रमण किया, भाई यहां सगाई और की तो यही करो, क्या करता? तो घर की लड़ाई का तीसरा पक्ष फायदा उठाना। पांडवों का नाम सुना है, पांडव कौरव, तो एक पांडवों कौरवों में बनती नहीं थी, तो एक बार कौरवों को दुश्मन गिरफ्तार कर लेता है। कौरवों को दुश्मन ने गिरफ्तार किया तो कुंती ने पांडवों को कहा कि जाओ जाके अपने भाइयों को छुड़ा के लेके आओ। भीम बड़े गुस्सेल थे, और भीम ने कहा मम्मी थोड़ा बहुत ध्यान रखो, इन कौरवों को लिचड़ दाब के ये सारे के सारे ये डेली प्लान बनाते हैं हमें कैसे मारना है। कभी हमें जला के मारना चाहते हैं, कभी हमें डुबो के मारना चाहते हैं, कभी कोई तरीका अपनाते हैं हमारे खिलाफ। मैं तो राजी हूं कि उनको दुश्मनों ने पकड़ लिया, और मैं तो और राजी होऊंगा कि दुश्मन मार दे, पापा ही कटे इनका। कुंती ने कहा नहीं बेटे, जब तुम आपस में लड़ते हो तब तुम 5 हो और वो 100 है, पर जब कोई तीसरा लड़े तब तुम 105 हो। तब तुम घर की लड़ाइयों का फायदा तीसरा आदमी उठाना। इसलिए गांव में तो ये कहावत है, कोई दो भाई आपस में लड़ रहे होते हैं, कोई छुड़वाने नहीं जाता कि अपने गैर ये दोनों एक हो गए तो तू कौन है पंचायती करने वाला? हम जाने हम एक दूसरे का सिर फोड़े, माथा फोड़े, गला काटे, लेकिन तीसरा पंचायती करना तो गांव में डरते हैं लोग, रहने दो रे, दोनों एक हो जाएंगे, अपने देश से जाएंगे। तो 1818 में अंग्रेजों के साथ क्या कर लेता है, संधि। पर इसने 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी, पर इसकी अंग्रेजों के साथ बनती नहीं थी, बाद अंग्रेजों से नाराज सा ही रहा था। इसके इसका बेटा संधि कर गया था, जैसे हम पढ़ते हैं अमर सिंह की करण सिंह के दबाव में, तो ये अपने बेटे छत्र सिंह था उसके दबाव में संधि कर गया था, पर छत्र सिंह थोड़े दिन बाद मर गया। मर गया तो इसने बाद में अंग्रेजों के साथ पंगे लिए थे पूरी जीवन में। 1827 की बात है, नागपुर का एक राजा था, नागपुर के राजा का नाम था आपा साहिब भोसले। क्या नाम था? आपा साहिब भोसले। भोसले कहां का राजा है? नागपुर। कहां का राजा है? नागपुर। और ये अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर देता है, अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट कर देता है। ये अंग्रेजों के खिलाफ भाग गया वहां से। अब भाग अंग्रेज इसके पीछे पीछे, ये आगे आगे, अब भाग के कहां जाए, तो ये आ गया जोधपुर। कहां पर आ गया? जोधपुर। मान सिंह ने इसको शरण दे दी। अंग्रेज कह के मर गए कि आपा साहिब भोसले को वापस देश ने नहीं दिया। अंग्रेजों ने कहा हम तेरे पे अटैक कर देंगे, कर लो तो जो तुम्हारे जीव में, ये नहीं दिया जाएगा। भोसले जोधपुर में मरा था, इसने अंग्रेजों को दिए नहीं वापस। अंग्रेज भी आक्रमण ने किया, ने अंग्रेजों को भी लगाया यार छोटी मोटी बात के लिए आक्रमण करेंगे, कहीं राजस्थान वालों ने संधियां की, इकट्ठे हो गए और हो गए तो और पंगा होगा, मरने दो, अब यहाँ बैठा तो बैठे रहने दो। तो नागपुर के कौन से राजा को शरण दी? कब दी? किसके खिलाफ दी? 1827 ईस्वी में, इन 1827 एडी। 1827 ईस्वी में, इन 1827 एडी अंग्रेजों के खिलाफ नागपुर के आपा साहिब भोसले को शरण दी थी। He gave shelter to आपा साहिब भोसले against of नागपुर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों के खिलाफ नागपुर के आपा साहिब भोसले को शरण दी थी। He gave shelter to आपा साहिब भोसले of नागपुर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों के खिलाफ नागपुर के आपा साहिब भोसले को शरण दी थी। He gave shelter to आपा साहिब भोसले of नागपुर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। नागपुर के आपा साहिब भोसले को अंग्रेजों के खिलाफ क्या दी थी? शरण दी थी। अच्छा, 1832 की बात, कब की बात है? 1832। अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल था अपने यहां पर, भारत में अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी होता उसको बोलते गवर्नर जनरल। क्या बोलते? और वो गवर्नर जनरल जो था वो था विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक उस समय यहां पर उनका गवर्नर जनरल हुआ करता था। विलियम बेंटिक आया हुआ है अपने अजमेर। कहां पर आया हुआ है? तो उसने अजमेर में दरबार लगाया, जैसे अकबर अपना दरबार कहां लगाता है? नागौर। इसने अपना दरबार कहां लगाया? अजमेर। राजस्थान के सारे राजाओं का भाई आओ और आज से आके मेरे से बातचीत करो। राजस्थान के सारे राजा उससे बातचीत करने के लिए गए, एक राजा नहीं गया, मान सिंह। कौन नहीं गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के अजमेर दरबार का बहिष्कार किसने किया था? किसने किया था? लिखो 1832 ईस्वी में, इन 1832 एडी। 1832 ईस्वी में, इन 1832 एडी
गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के अजमेर दरबार का बहिष्कार किया था। ही बॉयकॉटेड अजमेर कोर्ट ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के अजमेर दरबार का बहिष्कार किया था। ही बॉयकॉटेड अजमेर कोर्ट ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के अजमेर दरबार का बहिष्कार किया था। ही बॉयकॉटेड अजमेर कोर्ट ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के अजमेर दरबार का क्या कर दिया था? बहिष्कार। अब लिखो दरबारी विद्वान। स्कॉलर लिखो, कोर्ट स्कॉलर। उतार लो एक बार, फिर अपने एक एक की बात करेंगे। क्या नाम है विद्वान का बताओ देखे? कवि राजा बांके। कवि राजा की तो उपाधि मिली हुई है, जैसे हमने एक पहले भी पढ़ा है, कवि राजा श्यामल दास जी पढ़ा था। तो कवि राजा श्यामल दास जी थे मेवाड़ में, कवि राजा बांकीदास जी कहां पर है? मारवाड़। कवि राजा बांकीदास जी किसके दरबार में रहते हैं? मानसिक। बांकीदास जी बुक लिख रहे हैं, ऐसी किताबें जो राजाओं की लोकप्रियता बढ़ाती, ख्याति बढ़ाती, उन किताबों को बोलते हैं ख्यात। क्या बोलते हैं? जैसे नैण सिंह ने लिखी तो नाम क्या हो गया? नैण सिंह ख्यात। बांकीदास जी लिख रहे हैं तो क्या हो गया? बांकीदास ख्यात। कौन सी किताब होगी? बांकी। किसके दरबार में बांकीदास? मानसिक। किसके दरबार में? मानसिक। एक बुक कौन सी लिखी? मान जसो मंडन। कौन सी बुक है? दो तो हो गई। मान सिंह जी ख्यात लिख रहे हैं, नाम क्या हो गया? सॉरी, बांकीदास जी ख्यात लिख रहे हैं, नाम क्या हो गया? बांकीदास ख्यात। मान सिंह के दरबार में, इसलिए कौन सी बुक होगी? कुकवियों पर 32 दोहे लिख दिए। जो अच्छे कवि नहीं, उन पे कितने दोहे लिख दिए? 32, इसलिए बुक का नाम कुकवि 32। दानवीर लोगों पे 52 दोहे लिखे। दातार मतलब दानवीर, दानवीर लोगों पे 52 दोहे लिखे, तो नाम क्या हो गया? दातार 52। अंग्रेजों के खिलाफ एक गीत लिखा, इसलिए नाम क्या है? आयो अंग्रेज मुल्क रहे ऊपर। अंग्रेज हमारे मुल्क, मुल्क मतलब अंग्रेज हमारे देश के ऊपर आ गए, अंग्रेजों ने हमारे देश पर क्या कर लिया है? कब्जा। इस गीत, ये गीत है एक, है ना, सॉन्ग है। इस गीत में उन राजाओं की तारीफ है जो अंग्रेजों की खिलाफत करते हैं, उन राजाओं का विरोध किया गया, आलोचना की गई जो अंग्रेजों का साथ देते हैं। मान सिंह तो खुद ही अंग्रेजों का विरोधी हो रखा। एक राजा जो खुद ही अंग्रेजों का विरोध कर रहा है, तो उसका कवि भी अपने आप ही क्या करेगा? विरोध। इस गीत में उन राजाओं की विरोध किया गया जो अंग्रेजों का साथ देते हैं, उन राजाओं की प्रशंसा की गई जो अंग्रेजों की खिलाफत करते हैं। लिख लो इस गीत में, इन दिस सॉन्ग। कौन से गीत में? आयो अंग्रेज मुल्क रहा ऊपर। इस गीत में, इन दिस सॉन्ग, अंग्रेजों का साथ देने वाले राजाओं की आलोचना की गई है। किंग्स हु सपोर्टेड ब्रिटिशर्स क्रिटिसाइज्ड वर क्रिटिसाइज्ड। अंग्रेजों का साथ देने वाले राजाओं की आलोचना की गई है। किंग्स हु सपोर्टेड ब्रिटिशर्स वर क्रिटिसाइज्ड। अंग्रेजों का साथ देने वाले राजाओं की आलोचना की गई है। किंग्स हु सपोर्टेड ब्रिटिशर्स वर क्रिटिसाइज्ड। अंग्रेजों का साथ देने वाले राजाओं की क्या की गई है? बांकीदास जी गजब इतिहासकार थे। कहते हैं एक बार मान सिंह के पास में ईरान का इतिहासकार आया।
कहाँ का इतिहासकार है? पर्सिया, फारस, ईरान जिसको अपने बोलते हैं, वहां का इतिहासकार है। उसने मान सिंह जी कहा कि मैं ईरान का इतिहासकार हूं, पर मैं मारवाड़ के इतिहास के बारे में भी जानना चाहता हूं, बताओ मुझे। मान सिंह कहा मेरे पास उतना टाइम नहीं, हमारे इतिहास का डिपार्टमेंट कौन संभालते हैं? बांकीदास जी। तो बांकीदास जी के पास चला जा। वो बांकीदास जी के पास 8-10 दिन रुका, मारवाड़ का इतिहास पता किया, वापस जाने लगा। तो उसने मान सिंह कहा थैंक यू मान सिंह जी, आपने मुझे मारवाड़ का इतिहास बतवा दिया। तो मान सिंह कहा हो गया तेरे कंप्लीट एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं हुई तेरे? उसने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, पर मेरा एक सवाल था राजा, तुम यदि जवाब देना चाहो तो। हाँ, ये जिस बंदे के पास तूने भेजा था ये कौन है? ये बांकीदास जी है, हमारे मुख्य इतिहासकार है, मेरे राजकवि है, इनको मैंने कवि राजा की उपाधि दे रखी। क्यों? कोई बदतमीजी हो गई तुम्हारे साथ? अच्छा नहीं लगा तुम्हें? कोई दिक्कत आई? उसने कहा नहीं, बात ये नहीं है, इस आदमी को ईरान का इतिहास मेरे से ज्यादा पता है। इसने मेरे को ईरान का इतिहास पढ़ाया है, मारवाड़ का नहीं पढ़ाया है। तो कितने गजब के स्टोरियन रहे थे। क्या नाम है उनका? कवि राजा। क्या क्या किताबों के नाम दोबारा बोलो। आयो अंग्रेजी मुल्क। अब कोई आपसे पूछे कि मारवाड़ के उस कवि का नाम बताइए जिसने अंग्रेजों के विरोध में लिखा था। कवि राजा बांकीदास। एक विद्वान और लिख लो। मनसाराम, और मनसाराम की बुक का नाम क्या है? रघुनाथ रूपक। क्या नाम है? रघुनाथ मतलब भगवान श्री राम, है ना? भगवान राम के बारे में बताया हुआ, इसलिए नाम क्या हो गया? रघुनाथ रूप। रूपक का मतलब एक प्रकार से चरित्र चित्रण होता था, कैरेक्टर बताना किसी भी आदमी का। राम जी का कैरेक्टर बताया गया, इसलिए नाम क्या हो गया? तो मान सिंह जी के दरबार में दो राइटर है, एक तो कौन हो गया आपके? बांकीदास जी। एक कौन हो गए? मनसाराम जी। तो बांकीदास जी ने तो ख्यात लिखी, कौन सी? मान सिंह पे बुक लिखी। और कभी ध्यान देना, देखो एक वर्ड है, क्या है? ये वास्तव में ये नहीं है। क्या है? अपने राजस्थान में प्रॉब्लम थी, ये को जय बोलते, ये को क्या बोलते? इसलिए अपने यहाँ किसी का नाम यशवंत नहीं होता। नाम क्या होता है? जैसे अपने ये नहीं कहते कृष्ण की मम्मी का नाम यशोदा था, अपने क्या हो जाता है? जसोदा। तो अपने ये होता है ना, और इससे भी भयंकर। और ये अपने ये होता ही नहीं था। ये यूज ही नहीं आते। उल्टा ये है ना जो षटकोण वाला से, ये अपना ख था। खरगोश अपने से लिखते थे, ये अपने राजस्थानी लिखने का तरीका पूरा चेंज हो जाता, तो अपने ये अपना ख होता। खूब सारे वर्ड जैसे आप, ये राजस्थानी का इधर नहीं लिखा जाएगा। जैसे झंडे वाला जय ये होता था, वो वाला नहीं होता ना। जैसे अपने दोनों होते कि लय तो था, अड़ क्या होता था? अड़। लय भी यूज में लेते, अड़, दोनों अड़ अलग। और अड़ केवल अपने राजस्थान वाले यूज में लेते हैं, और कोई यूज में नहीं लेता। इसलिए आप कभी नहीं बोलते कि मेरे दोस्त का नाम कालू है। कालू। क्या बोलते हैं? ये तो नहीं कहते मेरे दोस्त का नाम कालू है। आप कभी नहीं कहते कि मेरे घर के बाहर नाली है। नाली क्या बोलते हैं? आप कभी नहीं कहते कि मेरा पीजी गली में है। गली, नाली, है ना? ये तो मैंने बताया था शायद कभी। पोल, पांडु पोल, राम पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, सूरज पोल। पोल का मतलब दरवाजा, पोल का मतलब, ठीक है, वो राजस्थानी में लिखते हैं, हम हिंदी में लिखते हैं, इसलिए इसको ये लिख देते हैं, पर इसका अर्थ अलग अलग है। मैं दो सिंपल से वर्ड बताऊं आपको। गाल, गाल, है ना? आप गाल को गाल नहीं बोल सकते, आप ये तो नहीं कह सकते उसने मुझे गाल निकाली, गाल।
फील ही नहीं आता। अरे वो गाड़ काटी, गाड़ निकाली तो लगता है यूं खून खोलता है भाई साहब, वापस दौर निकाल दूं मैं इसको, है ना। आप ये थोड़ी बोल सकते हो उसने मेरे गाड़ खींच लिए, या उसने छोटे बच्चे के गाड़ खींचे। आप वहां क्या बोलते हो? गाल। यहाँ क्या बोलते हो? ये का सेम ये दोनों वर्ड है। एक वर्ड पोल, जब मैं ये कहता हूं मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा, इसका मतलब है तुम्हारे नंबर कम आए थे, इस बार पापा आएंगे मैं बता दूंगा, पढ़ता नहीं है। यही तो हुआ कि मेरे पास तुम्हारा सीक्रेट है कोई, मैं उसको बता दूंगा। मैं जब कहता हूं मैं पोल खोल दूंगा, मतलब दरवाजा, मैं किसकी बात कर रहा हूं? दो वर्ड, एक है खड़ल, एक है खलल। एक तो क्या है? खड़ल। एक क्या है? इसका मतलब होता है फ्लो। इसका मतलब होता है रोकना, टू स्टॉप। किसी को रोका जाए तब उसको कहते हैं खलल पैदा कर दी जाए। क्या पैदा कर दी जाए? उसके सफलता में खलल पैदा हो गई, मतलब उसकी सफलता रुक गई, बाधा उत्पन्न हो गई। जब मैं ये बताऊं कि नदी खड़ल खड़ल बह रही थी, तेज प्रवाह, मतलब बारिश इतनी तेज थी कि हमारे घर का नाला खड़ल खड़ल बह रहा था, है ना। तो खड़ल का मतलब क्या होता है? बहना। हम आगे बीकानेर पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। बीकानेर में एक राजा वे गंगा सिंह। कौन राजा वे? उनके टाइम में बीकानेर में नौकरी, अंग्रेजों का टाइम था, यूपी बिहार के लोग खूब सारे पढ़े लिखे होते, राजस्थान के लोग पढ़े लिखे होते, तब तक अपने इतनी एजुकेशन नहीं आई, बाहर थोड़ी ज्यादा आ गई थी अंग्रेजों की वजह से। तो वो लोग बीकानेर में आके नौकरी करने लग गए। गंगा सिंह गए था कि अपने यहाँ नौकरी राजस्थान के करना चाहिए, बाहर का आदमी करना नहीं। पर तब वो आधार कार्ड तो थे नहीं कि चेक कर लो। अब कैसे पता लगाया जाएगा जो बंदा आया वो अपने यहाँ का है या नहीं है? तो एक बंदे की ड्यूटी लगाएगी कि तुझे पता लगाना है। तो बंदा भी क्या करता, बंदे ने दो शब्द लिख लिए, और जो कोई आता उसको कहता तू तो ये दो बोल के दिखा। पहली बात ये पश्चिमी राजस्थान वालों से बोला जाए, पूर्वी राजस्थान वालों से पूरा पूरा नहीं बोला जाए, पर राजस्थान वाले फिर भी अपने बोल लेते हैं, बाहर वालों से तो एकदम भी नहीं बोला। तो वो जैसे वो ये लिखते हैं उसके सामने, ये लिखते हैं कि बोल बोल के बता, दो दो बार लिखते हैं इसको कि बोल के बता। तो वो खड़ल खड़ल नहीं बोल पाता, वो बोलता खलल खलल। तो वो अगला बंदा जो नौकरी देने वाला बंदा, वो कहता तुम्हारी नौकरी में खलल पैदा होगी, तुम्हें अब नौकरी मिलेगी नहीं, तुम्हारी नौकरी में क्या पैदा होगी? नहीं, मैं दो वर्ड बताता हूँ। एक वर्ड है, जब आप कहते हो तुम कितने साल के हो, एज, ईयर, वर्ष। जब मैं पूछता हूं तुम्हारे कितनी साल है, बड़ा कमरा, घर का जो सबसे बड़ा कमरा है उसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं। और ये जोधपुर साइड वाले सह को बोलते हैं है। तो इनके साड़ हो जाती है हाड़। क्या हो जाती है? सह है हो जाता है, तो साड़ क्या हो जाती है इनकी? और इनके सबसे जोरदार तो मुझे वो लगता है हलवा होता है, हलवा। हलवे को राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान बोलते हैं सीरो। क्या बोलते हैं? ये पश्चिमी राजस्थान, जोधपुर वाले कहेंगे हीरो। महाराज हीरो खावणो है, हीरो। कौन सा हीरो खाएगा? सलमान खान खाएगा, शाहरुख खान खाएगा, अक्षय कुमार खाएगा, कौन से हीरो को खा जाएगा तुम्हारा? नहीं नहीं, मारे मूंगरो हीरो खानो है, मूंग। तो हीरो, हीरो मतलब सीरो, सीरो मतलब हलवा। ये इनके जोधपुर वालों की ये समस्या। इधर हम हमारे साइड में बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, हमारे साथ समस्या ये, हमारे लिए होते ही नहीं, आधे अक्षर नहीं होते, हम पूरा ही बोलते हैं। हमारे लिए बाद में स्प्लेंडर है ना। कौन कौन आप में से गंगानगर, हनुमानगढ़ के कौन कौन है? खूब सारे लोग हो। हाँ, तो इनको आप जब भी कभी बोलते हुए सुनो तो ये कहेंगे कि हम तो पढ़ते हैं स्प्रिंग बोर्ड में, पापा मेरे मास्टर है वो जाते हैं स्कूल, मेरे पास है स्प्लेंडर, पापा के पास है स्कॉर्पियो, है ना। और मैंने कई स्क्रीन शॉट भी ले रखे हैं। नहीं बोले जाते, हम कितना यूं जोर लगा ले तो भी हमसे ये वर्ड निकलते नहीं। विकल्प, संकल्प, पर्याप्त, पर्याप्त है हमारे लिए वो पर्याप्त, हमसे तो आज बोला जाए निकल। आत्महत्या, आत्मघाती। आप हमारे साथ, आप जैसे जालोर की तरफ जाओगे वो बै को बोलते हैं वह, बै को जैसे था बात,
आज आप किसी को कि मुझे तेरे को एक बात बतानी है, एक हमारे बात बताओनी, बात बात बताओनी है, बात भी बतानी नहीं है, बात। भरतपुर वालों में ठीक उल्टा है, वो वह को बोलेंगे बै, वो कभी नहीं कहेंगे हमारे आज वर्षा हुई थी, वर्षा हुई, हमारे आज वर्षा हुई थी। कहां पढ़ते हो? विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय नहीं क्या है? पर इनमें सबसे यूनिक, सबसे जोरदार फिर मुझे लगता है जालोर वालों का, जब वो चाय को बोलते हैं स, चाय क्या बोलते हैं? हमारा सा पीनी, सा चाय नहीं पीनी, क्या पीनी है? हमारा समझ साइज है, समझ चम्मच, साइज है नहीं, साइज समझ साइज। कोचिंग की छुट्टी है कल से, कोचिंग की नहीं, कोचिंग की क्या है? 7 दिन की छुट्टी है। है ना? तो 7 दिन तक मैं तो गांव जाऊंगा, तो साबी पड़ोसी के पास रहेगी। साबी नहीं क्या रहेगी? गीत भी वैसे ही गाते हैं, सलो दिलदार सलो, सांद के पार सलो। कौन से सांड के पार जाना है? ये सांड कोई दीवाना है, ये सांद कोई दीवाना है। सांद कौन सा दीवाना हो गया? पर है जी, अपने अपने इलाके में कुछ ना कुछ ऐसा थोड़ा बहुत। तो मैं मतलब अब पढ़ाते हुए जब मेरे को 10-11 साल हो गए, मैं 2013 में 12 में पढ़ाने लग गया था। अब जाके मेरे से थोड़ा बहुत हुआ है कि मैं ये ठीक बोल लेता हूं, अभी पूरा नहीं है। अभी भी क्या है, अब क्लास में बोल बोल के इतना वो हो गया कि अब मैं युद्ध दिमाग में रखता हूं कि जहां पर पर्याप्त बोलना है, कि सांगा ने बाबर को युद्ध की तैयारी का पर्याप्त समय, तो मैं मन ही मन 3-4 बार बोलता हूं पर्याप्त पर्याप्त पर्याप्त। क्या आने वाला है? पर्याप्त। बस हो गया, हो गया, अब कई देर आएगा। वरना आप मेरे से बाहर बात करो और मैं यदि मैं रो में बोल रहा हूं, लगातार बोल रहा हूं, तो मैं पर्याप्त ही बोलता हूं। मेरे से नहीं होता कि मैं पर्याप्त बोल जाऊं उसको, क्योंकि वो ब्रिंगिंग वैसी है, आप लगातार वैसा ही। वो तो मैं नया नया आया था, तो मैं दिलीप सर की क्लास में मैंने बोला था आत्मघाती। कोई मैं किसी एक अच्छे टॉपिक पे डिबेट कर रहा था, इंडिया अमेरिका के रिलेशन पर बोल रहा था, और मेरा टॉपिक खूब अच्छा तैयार था, और मैं हमेशा मेरे साथ वाले अप्रिशिएट भी करते कि यार तू अच्छा बोलता है। तो जैसे मेरी बारी आई, मैंने कहा कि इंडिया ने जो भी ये समझौता किया तो आत्मघाती है। सर ने कहा बैठ जा रहे। पूरी क्लास हंसे मेरे को देख देख के, और मैंने कहा सर इसमें क्या गलत है? ये जो भी हो रहा है भारत अमेरिका के बीच में, भारत आत्महत्या कर रहा है इसमें। सर ने कहा वाह वाह, बैठ जा बैठ जा। अब भाई मेरे को नहीं तो ये समझ में आया कि क्लास क्यों हंस रही है, नहीं ये समझ में आया कि सर ने क्यों बिठा दिया। अब जब क्लास खत्म हुई, मैं सर के पास गया, मैंने सर को जाकर, सर ये क्या तरीका है, मैं सब सही बोल रहा था, आपने क्यों बिठा दिया? सर ने कहा बैठ बैठ, एक बार चिल बैठ, क्या कह रहा था अब मेरे को बता। मैं सर मैंने 2 लाइनें तो बोली, उसमें आपने बिठा दिया, सुना कहां मेरा पूरा मैटर? मैंने इतना ही तो कहा था कि मैं, मुझे विरोध में बोलना था समझौते की, तो मैं तो खिलाफत करूंगा, तो मैंने इतना ही तो कहा था ये समझौता आत्मघाती है। सर ने कहा आत्मघाती नहीं होता, आत्मघाती होता है। तो मैंने क्या कहा? ये तो कहा था आत्मघाती। सर ने कहा देख मेरे को सुन, तू आत्मघाती, तू बोलता है आत्मघाती, अलग अलग होते हैं। सर ने कहा आधे अक्षर होते हैं, उन पे जोर नहीं दिया जाता। तो मैं क्यों देता हूं कि तू नहीं, तुम्हारी तरफ वाला पूरा, इधर से आपके चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, कश्मीर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पूरा पूरा बेल्ट ही तुम्हारा ये नहीं बोल पाता, सारे के सारे से बोलते हो। तो सर अब इसको सुधारने के लिए क्या करूं? तो सर ने कहा तू अखबार में से डेली 10 शब्द ऐसे लिया कर और उनको बोलने का प्रयास कर। मगर सर 10 शब्द यदि डेली करूंगा तो सर ने कहा शब्द नहीं। मेरे को घर पे जाके बड़ा फील हुआ, मगर यार अपने 21 साल के हो गए, क्लास में इंटेलिजेंट थे अपने, और अपने को किसी ने कभी टोका क्यों नहीं कि तू इतना सही नहीं बोलता, इन वर्ड्स को एकदम जो बोलना चाहिए उस तरीके से नहीं बोल पाता है। तो फिर मुझे लगा यार पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। थोड़े दिन बाद मैं घर गया, मैंने आसपास में मेरे लोग देखे, तब पता चला कि मेरे तो आसपास में सारे आत्मघाती है। सारे सुसाइड बॉम्बर बने ही घूम रहे हैं। सब वैसे ही बात कर रहे थे कि स्प्लेंडर कब लाया आन, स्कॉर्पियो में चल रहे क्या आन। फिर मैंने और नोटिस किया कि पंजाबी गाने जितने हैं उन सब में यही है, तेरी इंस्टा वाली डीपी दा स्क्रीन शॉट में रखिया सी, हाले तक चेते आउंदा स्प्लेंडर वाला मुंडा। फिर कश्मीर फाइल्स मूवी देखी आप? कश्मीर फाइल्स मूवी में जो गुंडा है बिट्टा, वो बोलता हम सटेट के टूलस नहीं है, सटेट नहीं स्टेट।
टूलस नहीं, पर हमारे लिए स्टेट नहीं है, क्या है? स्टेट। टूल्स नहीं है, वो क्या है? टूलस है। ये इंग्लिश में एक वर्ड होता है स्टिक, तो हमारे उधर ये सटीक था। इस सटीक का करते करते हम इसको सटी बना गए, क्या है, हमने इसका अलग ही कर दिया। इसलिए आज भी पंजाबी भाषा में, मैं उधर उस गंगानगर वाले बेल्ट में पढ़ा हुआ हूं, हमारे जब सर डंडे मारते तो हम जो हिंदी भाषी, थोड़े जो राजस्थानी भाषी होते, हम कहते हैं कि डंडे पड़ गए रे, डंडे पड़ गए आज। हमारे साथ वो भी पंजाबी बच्चे पढ़ते, सिखों के बच्चे पढ़ते, वो सटियां पई आज, सटियां पई, साढ़े सटियां। फिर धीरे धीरे समझ में आ गई सटियां नहीं है, ये वास्तव में स्टिक बोल रहे होते हैं अपने, स्टिक बोलते नहीं, इसलिए सटीक किया, और सटीक से अपने किस पे आ गए? सटियों पे आ गए अपने। इसलिए ये पूरे राजस्थान की यूं है ही अपने, कहीं पर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लोचा रहता है। इसका एकमात्र कारण है क्योंकि हमारी भाषा हिंदी नहीं है। हमारी भाषा, जिनकी भाषा हिंदी है वो शुद्ध बोलते हैं, जिनकी भाषा हिंदी नहीं है उनके थोड़ा बहुत ही लोचा। पंजाबी वाला थोड़ा अलग प्रकार से बोलेगा, मराठी अलग बोलेगा, गुजराती अलग बोलेगा, यूपी बिहार वाले शुद्ध बोलते हैं क्योंकि उनकी भाषा है वो बचपन से उनके आसपास में सारे शुद्ध बोल रहे थे, तो वो उसको वैसे ही बोलते हैं। उनमें भी थोड़ा बहुत अलग से कुछ वर्ड ही अलग बोलते हैं। जैसे अपने बोलते हैं, मैं कहता हूं कि मैं राजस्थान जी के पढ़ाता हूं, वो बोलेंगे हम। खुद को इज्जत खुद ही दे रहे होते हैं। मैं तो ये प्रॉब्लम या तो यूपी बिहार वालों में, या आजकल तुम लड़कियां बोलती हो। मैं नया नया आया पढ़ाने के लिए, एक दिन एक बच्ची क्लास में से वापस आई और उसने कहा कि सर आज जो आपने पढ़ाया ना हमारे समझ नहीं है। मुझे लगा मरा दिया, ये कोई 10-15 का ग्रुप है, सबके समझ में, और 10-15 लोग जाके सर को शिकायत करेंगे, अच्छा नहीं पढ़ाना था सर, बंद करवाएंगे यार, बेइज्जती होती है क्लास के अंदर। तो मैंने कहा किस किस को नहीं? उसने हमारे, मगर नहीं आपके तो नहीं आया, और किसको नहीं आया? सर हमारे नहीं आया। मैं कहा देवी बोल मेरे नहीं आया, इसको हमारे नहीं कहते हैं। तो वो उधर, मैं झारखंड साइड वालों का मेरा नोटिस किया हुआ, जैसे एक स्टूडेंट होता था, अपने हिंदी में क्या बोलते हैं? एक स्टूडेंट, अधिक होंगे तो क्या बोलेंगे? छात्र। यदि वो लड़की होगी तो यही है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, सिंगुलर, प्लूरल, ऐसा कुछ है अपना। वो प्लूरल को ये बोलते हैं। मैं दिल्ली में एक बार एक आंदोलन में था, वहां मैं भाषण देता तो मैं बोलता कि आज इतने सारे छात्रों के सामने जब मैं खड़ा होकर बोल रहा हूं, मुझे लग रहा है कि अब क्रांति उठेगी, इस टाइप का जो भी कोई भाषण देना होता। देखो झारखंड का बंदा है, उसने कहा इतनी सारी छात्रा को देखकर मुझे ना लड़कियां तो 20-25 ही है, तो इतनी सारी छात्रा कहां आ गई? तो मुझे लगा यार गलती से हो गया। फिर उसने वापस कहा कि यदि सारी छात्रा एक साथ कहेगी, तो मुझे लगा कि इसने जेंडर चेंज कर दिया। भाई साहब अलग रूट में चले गए, ऐसा कैसे बोल सकते हैं यार आप? और उनके है, उनके भाषा में उस प्रकार की चीजें। तो ये भाषा में, जो भाषा का जो बोला जाना है, उस पर आपके क्षेत्र का खूब प्रभाव पड़ता है। आप जिस किसी एरिया में रहते हैं उस वाला प्रभाव रहे। जैसे मैं उधर गंगानगर वाले बेल्ट में रहा, तो मेरी भाषा पर पंजाबी का खूब प्रभाव आता है कि मेरी बोली के अंदर पंजाबी के वर्ड्स आएंगे। उधर पंजाब में जो लोग रहते हैं उन पे हमारे वर्ड्स आएंगे। फजिल का, अबोर, उस इलाके में जो भी मिलेगा, जो पंजाब का इलाका है, पर आपको लगेगा आप किसी गंगानगर वाले बंदे से बात कर रहे हो। आप किसी गंगानगर वाले से बात करते हो तो आपको लगता है ये थोड़ी थोड़ी पंजाबी बोलता है। वो बाद में कभी नहीं कहता कि ये चीज उठा लो, वो कहेगा चक लो। क्या कहेगा? जब चक लो, आप और कोई नहीं बोलेंगे, केवल गंगानगर वाला। आप चक लो केवल चक दे इंडिया में बोलते हैं, इसके अलावा आपके लिए चकले वर्ड नहीं है। पर वो कभी दीवार को दीवार नहीं बोलेगा, वो बोलेगा कंध। क्या बोलोगे? कंध। जबकि आप बाकी इधर जो पश्चिमी राजस्थान वाले, आप बोलोगे भींत। दीवार क्या कहोगे? भींत। तो मैं बहुत छोटा था, तो मैं उधर नहर वाले बेल्ट में रहता, तो मैं बोलता कंध। कभी गांव की तरफ जाते, ननिहाल जाते, वो बोलते भींत। फिर वो हमें चिढ़ाते मामा जी वाले बच्चन के, कंध कंध। कंध तो ये होता है, कंधा होता है, तुम इस दीवार को कहते हो कंध। हम आप कंध के ऊपर से चला जा, मगर टप जा, कंध टप जा। वो कहते भाई भींत कूद जा, हम कहते कंध टप जा। तो थोड़ा थोड़ा वर्ड का रहता है। तो वैसे वैसे पश्चिमी राजस्थानी को लिखने का जो तरीका है वो है डिंगल। कौन सा है? वैसे बोलने के तरीके भी खूब सारे अलग होते हैं। पूर्वी राजस्थानी को लिखने का तरीका पिंगल, पश्चिमी राजस्थानी का। और अपने राजस्थान में इसलिए कहते हैं कि कोस कोस पर बदले पानी, 3 कोस पर बदले वर्ण। हर 3 किलोमीटर पे पानी का टेस्ट चेंज हो जाता है, हर 9 किलोमीटर पे भाषा चेंज, बोली जो होती है वो चेंज हो जाती है। पानी का टेस्ट तो यहाँ अलग, मेन बिल्डिंग में अलग।
अब यहाँ ट्यूबवेल करवा लो तो यहाँ वाला टेस्ट अलग मिलेगा, वहां वाला टेस्ट अलग मिलेगा, आगे की तरफ अपने चले जाएंगे थोड़ा टेस्ट और अलग हो जाएगा, तो पानी वाला रहता है। एक ऐसे गांव के अंदर, अपना गांव अपने से 10 किलोमीटर आगे का गांव, उसकी बोली अलग। इसलिए कई बार गांव में जब लड़कियों की शादी करते हैं तो लड़की की शादी अपनी बहन की शादी की अपने से 20 किलोमीटर दूर, वो 2 महीने बाद ससुराल रह के जब गांव आती है तो भी 2-4 वर्ड अपने ससुराल के बोलती है, अपने वाले वर्ड बोलती नहीं है। फिर गांव में कहते हैं बाई की सास रंग लग गयो, भाई ससुराल जाके कैसी हो गई ससुराल जैसे। चलो कल पढ़ेंगे दिवाली को, कल क्या, जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तब पढ़ेंगे। दिवाली खूब सारी शुभकामनाएं।